नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन में। आज हम अगला निबंध पढ़ेंगे अपना डिजिटल इंडिया सुशासन की नई दिशा। डिजिटल इंडिया से संबंधित निबंध है, महत्वपूर्ण हमारे लिए होगा। ये निबंध यूपी पीसीएस के जो मेंस होने वाला है या आरओ के लिए एआरओ के लिए जो मेंस होने वाला है, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस निबंध में हमें बात करनी रहेगी डिजिटल इंडिया की। डिजिटल इंडिया क्या है भाई? इंडिया तो वही है जो पहले था, फिर डिजिटल कैसे हो गया? डिजिटल हुआ है जब कहीं न कहीं से एक क्रांति आई, कहीं न कहीं से एक ऐसी क्रांति आई जो हमें दिखी नहीं, लेकिन धीरे धीरे हमारे लोगों तक पहुंच गई, हमारे समाज तक पहुंच गई, समाज को डिजिटल कर दिया। कहीं न कहीं से हमें आवश्यकता लगने लगी उस चीज की। जब पहले चीजें इतना डिजिटल फॉर्म में नहीं थी तो हमें उन चीज़ों की इतनी आवश्यकता नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये चीज़ें सुविधा पहुंचती रही, हमें लगने लगा कि जीवन अब और आसान होता गया। उसी राह पर चल पड़ा इंडिया। और कैसे हो गया डिजिटल इंडिया? जब यहाँ की चीज़ें, जब यहाँ के परिवहन, जब यहाँ की मुद्रा, जब यहाँ के लोग, सारी चीज़ें कहीं न कहीं से उसमें समाहित होने लगे और पूरे इंडिया को एक डिजिटलीकरण रूप में देखा गया। उसी से बनता है डिजिटल इंडिया। ये निबंध हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्लास को आप पूरा देखिएगा, हम आपको यही उदाहरण के माध्यम से, यही तरीके से समझा देंगे जिससे कि आपका निबंध पूर्ण हो जाएगा। निबंध कभी आप रट नहीं सकते हैं, ये आपको हमेशा समझना ही पड़ेगा। जो आप समझते हैं वही परीक्षा में आप अच्छे से लिख पाते हैं। सबसे पहले इसमें हम रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा हमारी क्या होती है? हम एक ऐसी आउटलाइन तैयार करते हैं जो निबंध को पूर्ण करने में मदद करती है। रूपरेखा हमेशा दिमाग में बनती है, रूपरेखा कभी कॉपी में नहीं बनती है। इसको हम समझेंगे कि क्या क्या इसमें लिख दें तो हमारा निबंध पूरा हो जाए। सबसे पहले हम इस निबंध को 3 भागों में लिखेंगे, जैसे भूमिका या प्रस्तावना। इसके बाद हम मुख्य भाग में जाएंगे और फिर निष्कर्ष में जाएंगे। भूमिका में हम बात करेंगे डिजिटल भारत की अवधारणा की और उसका महत्व क्या है, सुशासन की परिभाषा को देखेंगे। फिर हम मुख्य भाग में जब आएंगे तो इसमें हम लिखेंगे डिजिटल इंडिया क्या है, कैसे इसका प्रारंभ होता है, उद्देश्य क्या है, मुख्य स्तंभ इसमें क्या होते हैं। फिर डिजिटल माध्यम से सुशासन किस प्रकार सक्रिय होता है, जैसे प्रशासनिक पारदर्शिता आती है, सेवाओं की सुलभता होती है, भ्रष्टाचार में कमी होती है, नागरिक सशक्तिकरण होता है, इस पर बात करेंगे। फिर हम मुख्य योजनाएं जो चलाई जा रही हैं उन पर बात करेंगे, चाहे ई गवर्नेंस हो, डीबीटी हो, डिजिटल लॉकर हो, आधार हो, यूपीआई हो, उमंग ऐप हो, ई कोर्ट्स हो, इनकी बात करेंगे। फिर हम डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां देखेंगे। ग्रामीण कनेक्टिविटी है, फिनटेक है, डिजिटल भुगतान है, डिजिटल साक्षरता की बात करेंगे, स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे। कैसे हम यह समझेंगे कि इंडिया के अंदर चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती चली गई और डिजिटल माध्यम से शुरू होती चली गई, इसकी बात करेंगे। ऐसे ही हम अपनी मेंस की सीरीज पढ़ते हैं। एक हमने और सेगमेंट शुरू किया है जिसमें हम न्यूज का विश्लेषण करते हैं आपके करंट अफेयर के परिप्रेक्ष्य में। इंग्लिश में तो बहुत सारे चैनल हैं जो आपको करंट अफेयर वैसे पढ़ाते हैं, लेकिन हिंदी में कोई ऐसा चैनल नहीं है जिसका डाटा या तथ्य भी हिंदी में हो और पढ़ा भी हिंदी में रहा हो। इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश में फैक्ट लिख देते हैं और आपको पढ़ाते हैं, इसलिए ये सीरीज शुरू की गई है। इस पर भी देखिए, इससे आपको लाभ क्या मिलने वाला है। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे या आप मेंस की चीज़ें लिखेंगे तो वहाँ पर तथ्य जो लिखेंगे वहीं से आपको मिलने वाले हैं। तथ्य हमेशा सही रहना चाहिए जो निबंध में लिखते हैं, तथ्य आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, इसके लिए अभ्यास आवश्यक रहेगा। पहली बार क्लास देख रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना रहेगा जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें हमेशा मिलती रहें। फिर हम चुनौतियों की बात करेंगे जिसमें डिजिटल विभाजन की बात आएगी, साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता की बात आएगी, तकनीकी निर्भरता और कौशल में कमी की बात आएगी। फिर हम बात करेंगे नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण की, जैसे तकनीक में मानवीय मूल्यों की आवश्यकता। भाई आप तकनीक इस्तेमाल तो करने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं है आपने अपने मानवीय मूल्य भुला दिए, ऐसा तो नहीं वो तकनीक समाज के लिए एक समस्या बनती जा रही है। फिर हम भविष्य की दिशा की बात करेंगे, अपने कुछ सुझाव देंगे। उन सुझावों से हम यह बताएंगे कि कैसे यह जो आपकी चुनौतियां हैं इनको कम किया जा सकता है, कैसे आपकी चुनौतियों से निपटा जा सकता है, इस पर बात करेंगे।
नैतिकता की बात करेंगे। वैसे हमने डिजिटल नैतिकता पर आपको एक पूरा निबंध एक कराया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको भी जरूर देखिएगा, जिससे कि आपकी ये वाली सीरीज जो है पूरी कंप्लीट होती रहे। साथ में साहित्य पर भी हमने निबंध कराए हैं, उनको भी जरूर देखिएगा। ये सारे निबंध आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके बाद निष्कर्ष पर आएंगे और हम अपना निबंध कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। डिजिटल इंडिया सुशासन की नई दिशा, यानी इसमें हमें डिजिटल इंडिया पर बात करनी रहेगी, फिर उसका संबंध सुशासन से किस प्रकार है, यानी गवर्नेंस से किस प्रकार है, उसकी बात करनी रहेगी। सूक्तियों का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि सूक्तियां तभी प्रयोग करें जब वो आवश्यक हैं। बिना मतलब की सूक्तियां हमें नहीं डालनी है, ऐसी सूक्तियां हमें नहीं भर देनी है जो कि हमारे निबंध से संबंध नहीं रखती हैं। सूक्तियां अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सूक्तियों वाला निबंध ही अच्छा रहेगा। आपका कंटेंट अच्छा हो, आपका फॉर्मेट अच्छा हो, आपका प्रारूप अच्छा हो, आपका लिखने का तरीका अच्छा हो, आपका निबंध प्रभावशाली भाषा में हो, ये काफ़ी है। उसमें सूक्तियां हैं या नहीं हैं ये बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन आपका निबंध प्रभावी होना चाहिए। आप जो बात उसमें लिख रहे हैं वो जायज होनी चाहिए, सार्थक होनी चाहिए। सूक्ति का प्रयोग यदि है तो आवश्यक होना चाहिए। तथ्य का प्रयोग यदि आप कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्रयोग होना चाहिए। आइए निबंध पढ़ते हैं, धीरे धीरे समझते चलेंगे। प्रौद्योगिकी तभी सार्थक है जब वह शासन को जन कल्याण के निकट लाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐसा कहना है। भूमिका सबसे पहले लिखेंगे। हम आपको यहाँ पर हेडिंग में पढ़ाएंगे, पॉइंट्स में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको बिना हेडिंग लिखना रहेगा। 21वीं सदी का भारत एक ऐसी क्रांति से गुजर रहा है जिसने शासन की परिभाषा ही बदल दी। यह है डिजिटल क्रांति। पहले जहां शासन कागज, फाइलों और दफ्तरों तक सीमित था, वहीं आज प्रशासन नागरिक की हथेली तक पहुंच गया है। यह परिवर्तन केवल तकनीकी नहीं बल्कि शासन की सोच में भी क्रांतिकारी बदलाव है। इसी विचार का मूर्त रूप है डिजिटल इंडिया सुशासन की नई दिशा। ये हमने प्रस्तावना लिख दिया। प्रस्तावना में हमने लगभग 100 शब्द लिखे। अब हम बात करेंगे सुशासन की परिभाषा की। मुख्य भाग पर आते हैं। सुशासन क्या होता है? सुशासन और शासन में थोड़ा फर्क है, इस चीज का ध्यान रखना। राजा जो करते थे वो शासन था। राजा का जो शासन था उसे आप कभी सुशासन नहीं कह सकते हैं। राजा हमेशा फरमान जारी करता था। राजा ने कहा कि आज 3 बजे के बाद बाजार बंद होंगे, तो बाजार बंद हो जाती थी। वो राजा का शासन था। आज यदि चीज़ें ऐसी की जा रही हैं तो इसमें सहभागिता भी होनी चाहिए, यह न्याय संगत भी होना चाहिए, ये भी देखा जाता है। कौन ऐसा कराएगा? बाजार यदि बंद हो रही तो किस कारण से बंद हो रही है वो भी हमें पता होना चाहिए। कौन लोग इसमें सहभागी हैं इसको भी हमें ध्यान में रखना होता है। यानी जनता की सुरक्षा, जनता की सहभागिता, जनता के लिए पारदर्शिता और जनता के लिए न्याय संगत शासन तंत्र जो है वह सुशासन कहलाता है। जैसे सुशासन का अर्थ है केवल प्रशासन चलाना नहीं, बल्कि ऐसा शासन तंत्र बनाना है जो पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी और न्याय संगत हो। पारंपरिक शासन में नागरिक को सुविधा प्राप्त करने के लिए जटिल प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। डिजिटल तकनीक ने इस अंतर को मिटाकर प्रशासन को नागरिक केंद्रित बना दिया है। पहले जब आप कोई दफ्तर जाते थे काम कराने के लिए तो वहाँ एक बाबूजी बैठे होते थे। वो बाबूजी काम करेंगे नहीं करेंगे उनकी इच्छा पर निर्भर था। आज क्या है? आज चीज़ें फाइल के हिसाब से हैं और वो फाइल कंप्यूटर के हिसाब से है। यानी वो डाटा आप कहीं भी देख सकते हैं, पारदर्शी डाटा है। आपका काम कहाँ तक पहुँचा है आप इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कौन कौन लोग आपके काम में मदद कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, इसका भी आपके पास डाटा है। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले क्या था, आप काम कराने जाते हैं, वो करेंगे नहीं करेंगे उनकी स्वेच्छा पर होता था और आप उसके लिए बहुत भटकते रहते थे। शोषण भी कई प्रकार से होता था। फिर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में बात करते हैं। डिजिटल इंडिया अभियान जो है इसका शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को होता है। इसका लक्ष्य था भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करना। इस कार्यक्रम के 3 स्तंभ थे, जैसे डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल सेवाएं और डिजिटल साक्षरता। अवसंरचना क्या है? अवसंरचना मतलब है कि ऐसा एक सेटअप देना जहां पर ये सुविधाएं की जा सकें। भाई एक सेटअप तो देना पड़ेगा ना उसमें। फिर उसमें कौन कौन सी सेवा दी जाती है और सेवा देने के लिए क्या क्या साक्षरता आवश्यक होती है, इन सभी चीज़ों को उसमें हमें रखना पड़ा
और धीरे धीरे ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता गया, ऐसे एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता गया और चीज़ें आपकी आगे बढ़ती गई। यह केवल तकनीकी कार्यक्रम नहीं बल्कि नागरिकों को शासन से जोड़ने का सेतु है। फिर डिजिटल माध्यम से सुशासन के आयाम देखते हैं। पारदर्शिता में जैसे वृद्धि होती है। ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग, पोर्टल्स और मोबाइल ऐप्स ने भ्रष्टाचार की संभावना घटाई है। अब तो आपने देखा होगा लोग कितने कितने आप देखते हो कि वीडियो आ जाते हैं कि उन्होंने वो पैसा ले रहे थे तो पकड़े गए। टीम पकड़ती है जो अपनी सर्विलांस की या विजिलेंस की टीम है, वो सारी सक्रिय रहती है, हमेशा पकड़ती हैं। यानी धीरे धीरे कहीं ना कहीं डर तो बढ़ा है। फिर सुलभता में विस्तार, यानी नागरिक सेवाएं जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, बिजली बिल आदि अब एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। पहले आप इन चीज़ों के लिए लाइन में लगते थे, छुट्टी का दिन ना हो, ऐसा दिन ना हो, साहब गुस्से में ना हो, ये सब देखते थे। अब आपका तुरंत तुरंत ये चीज़ें आप अपने आप कर सकते हैं। उत्तरदायित्व और दक्षता, डिजिटल डैशबोर्ड और ई मॉनिटरिंग ने प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाई है। नागरिक सशक्तिकरण, यानी नागरिक अब केवल उपभोक्ता नहीं बल्कि शासन के सहभागी भी हैं। जैसे हम आपको निबंध पढ़ाते हैं, ऐसे आपकी मेंस की आंसर राइटिंग क्लास भी चलाई जाती है। पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब हम बात करते हैं मुख्य योजनाओं और पहलों की जो सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थी के खाते में, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डीबीटी इसी को बोलते हैं। आधार क्या होता है? आधार के बारे में भी आप लिख सकते हैं। भाई आधार एक अपनी ऐसी पहचान संख्या है जो हर व्यक्ति की अलग रहती है, यूनिक होती है। और अब आधार के माध्यम से बैंक खाते और वो सारी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। फिर ई गवर्नेंस की बात करते हैं। राज्यों और केंद्र स्तर पर सेवाओं का डिजिटलीकरण। फिर डिजिटल लॉकर, यानी दस्तावेजों की सुरक्षित ऑनलाइन उपलब्धता। फिर यूपीआई और भीम ऐप, यानी भुगतान व्यवस्था में पारदर्शिता और सरलता। फिर उमंग ऐप देखते हैं जो आया है। 100 से अधिक सरकारी सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। फिर ई कोर्ट्स और ई ऑफिस, यानी न्याय और प्रशासन में त्वरित कार्यप्रणाली होती है। इन पहलों ने शासन को नागरिक के करीब ला दिया है। यह गवर्नमेंट टू गवर्नेंस की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अब डिजिटल इंडिया की उपलब्धियां देखते हैं। भाई यदि कोई कार्यक्रम चलाया जाता है तो उसमें कुछ न कुछ हमें लाभ मिलते हैं। देखते हैं क्या लाभ है। 2025 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान बाजार बना है। ग्रामीण क्षेत्रों में भारत नेट परियोजना के अंतर्गत लाखों ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ चुकी हैं। स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा दिया, यानी प्रोत्साहन दिया है। आप एक चीज़ समझो, मान लेते हैं आप बिहार के किसी एक गांव में रहते हैं। आपको पता करना है कि तेलंगाना की सबसे अच्छी जो ग्राम पंचायत है वो कौन सी है, क्या उसमें खूबियां हैं। तो आप अभी पता कर सकते हो, वहाँ की चीज़ों को पता कर सकते हो, वहाँ की संस्कृति को जान सकते हो। इंटरनेट से इतनी कनेक्टिविटी आपकी बढ़ी है। फिर कोविड-19 के दौरान आरोग्य सेतु और कोविड पोर्टल ने यह सिद्ध किया कि डिजिटल प्रणाली संकट प्रबंधन में भी कारगर सिद्ध हो सकती है। साथ ही ऑनलाइन शिक्षा, ई कॉमर्स और टेलीमेडिसिन ने भी जीवन के हर क्षेत्र को नई दिशा दी है। अब हम बात करते हैं मुख्य चुनौतियों की। हालांकि इस अभियान की उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं, परंतु कुछ गंभीर चुनौतियां अभी भी इसमें बनी हुई हैं। जैसे डिजिटल विभाजन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच और उपभोग में असमानता है। साइबर सुरक्षा की बात करते हैं, जैसे डेटा चोरी है, हैकिंग है, साइबर अपराधों में वृद्धि हो रही है। फिर गोपनीयता की बात करते हैं, जैसे नागरिक डेटा के दुरुपयोग का खतरा है। कौशल की कमी, यानी तकनीक के प्रयोग में नागरिकों की अपर्याप्त समझ है। यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं हुआ तो डिजिटल इंडिया का लाभ केवल सीमित वर्ग तक रह जाएगा। अब हम देखते हैं नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण। डिजिटल युग में नैतिकता का महत्व और बढ़ जाता है। डेटा उपयोग, ऑनलाइन अभिव्यक्ति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निर्णयों में मानवीय संवेदना का समावेश आवश्यक है। टेक्नोलॉजी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। ये आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, मैं आपको बता दिया हूँ, लेकिन इंग्लिश नहीं लिखना, आपको केवल हिंदी वाली चीज़ें ही लिखनी रहेंगी। डिजिटल शासन तभी सफल है जब यह नागरिक की गरिमा और गोपनीयता दोनों की रक्षा करे। अब हम कुछ सुझाव भी देंगे भविष्य के लिए। जैसे डिजिटल साक्षरता को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, स्थानीय भाषाओं और डिजिटल सेवाओं का विस्तार होना चाहिए, साइबर नैतिकता और साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण होना चाहिए, सरकार और निजी डेटा क्षेत्र जैसे इसके उपयोग के लिए पारदर्शी नीति होनी चाहिए,
महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को डिजिटल उद्यमिता से जोड़ना चाहिए। यदि ये कदम जो है सही दिशा में उठाए जाते हैं तो भारत न केवल डिजिटल महाशक्ति बनेगा बल्कि नैतिक शासन का भी उदाहरण प्रस्तुत करेगा। अब हम निष्कर्ष की बात करेंगे। डिजिटल इंडिया केवल तकनीकी क्रांति नहीं बल्कि एक लोकतांत्रिक क्रांति है, जहां शासन जनता की और निकट आता है। यह भारत को पावर टू द पीपल के वास्तविक अर्थ तक ले जाता है। फिर डिजिटल इंडिया का उद्देश्य केवल ऑनलाइन सेवा देना नहीं बल्कि विश्वास और पारदर्शिता के माध्यम से नई शासन संस्कृति गढ़ना है। इस प्रकार डिजिटल इंडिया ने सुशासन को नई परिभाषा दी है, जहां तकनीक केवल साधन नहीं बल्कि जनसेवा की आत्मा बन चुकी है। इस प्रकार यह निबंध आपका पूरा होता है। अब इसको 2-3 बार लिखकर प्रैक्टिस करिएगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, पहली बार क्लास देखा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये क्लास यहीं खत्म होती है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।